Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about cystic fibrosis. So let's start our topic. देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस जो हमारे पास डिजीज है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? अब इसमें होता क्या है, ये देखें क्रोमोसोम नंबर, ये देखें क्रोमोसोम नंबर 7 है, क्रोमोसोम नंबर 7 इसका ये लॉन्ग आर्म क्या लिखते हैं क्यू, ठीक है। लॉन्ग आर्म जो होता है इसके ऊपर एक जीन होती है, कौन सी जीन होती है हमारे पास? CFTR जीन होती है, ठीक है। कौन सी जीन होती है? CFTR जीन होती है, ठीक है। CFTR जीन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन हमारे पास, इसे क्या कहते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रिडक्टेंस कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ से लिख लें कंडक्टेंस। तो देखें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है इसके अंदर क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हमारे पास डिसऑर्डर है, ये वाला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। और इसमें जो होता है हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 7 होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 इसके ऊपर होती है, इसका जो लॉन्ग आर्म होता है इसके ऊपर होती है CFTR जीन होती है, ठीक। CFTR जीन, इसे क्या कहते हैं? CFTR जीन का क्या फुल फॉर्म क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ओके। ये जो जीन होती है, ये जीन इसकी जो होती है म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। इस जीन की हमारे पास क्या होती है? म्यूटेशन होती है। अब ये जीन होती है, इसने क्या करना होता है, ये जो जीन होती है CFTR जीन होती है, इसने जो क्लोराइड चैनल होते हैं उसको जो होता है वो उसकी प्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है। क्लोराइड चैनल की, क्लोराइड चैनल। अब ये जो क्लोराइड चैनल होंगे, जब CFTR जीन की म्यूटेशन हो जाएगी तो क्लोराइड चैनल नहीं होंगे, तो क्लोराइड जब चैनल नहीं होंगे तो क्लोराइड की एक्सक्रीशन नहीं होगी। देखें हमारे पास सबसे पहले हम देखें इसके अंदर जो सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो देखें सबसे पहला जो सिस्टम है हम करेंगे अभी जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारे पास लंग है, ठीक है। ओके ओके। अब इसमें क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, यहाँ पे जो हमारे पास जो होती है ना, इसकी जो एपिथेलियम होती है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग इसमें जो होता है ना हमारे पास जो सेल होते हैं, ये देखें, ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, ये हमारे पास ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई है, ओके, ब्रोंकाई है। अब इसकी जो होती है ना, इसमें हमारे पास ये लगे हुए हैं, हमारे पास सेल लगे हुए हैं, कौन से सेल लगे हुए हैं? हमारे पास एपिथेलियम सेल लगे हुए हैं, ठीक है, एपिथेलियम लाइनिंग है, ओके, इसकी लाइनिंग है। तो ये देखें इसके अंदर एक चैनल होते हैं, ये जो चैनल होते हैं ये हमारे पास कौन से क्लोराइड चैनल है, कौन से चैनल है? क्लोराइड चैनल, क्लोराइड चैनल। और इधर हमारे पास सोडियम चैनल भी लगे होते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल भी लगे होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा क्लोराइड चैनल और ये हमारे पास कौन सा सोडियम चैनल, ओके। अब देखें CFTR जो जीन होती है उसका क्या फंक्शन होता है, ये जो यहाँ से CFTR जीन होती है इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो क्लोराइड चैनल होते हैं इसको जो होती है इनकी जो होती है वो प्रोडक्शन करके इनको जो होता है पुट करवाना कहाँ पे? हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है, ल्यूमिनल साइड की, जो ल्यूमन वाली साइड की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे जो क्लोराइड चैनल को पुट करवा देना। अब यहाँ से क्या होता है, जो सेल के अंदर ये फॉर एग्जाम्पल सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये हमारे पास ल्यूमिनल साइड है ये वाली, तो यहाँ से हमारे पास क्लोराइड चैनल लगे हुए हैं और यहाँ से क्लोराइड होती है वो आती है और वो चली जाती है हमारे पास ल्यूमन में, ठीक है, ल्यूमन में। और जब क्लोराइड ल्यूमन में जाती है तो इधर से जो होती है जितनी क्लोराइड बाहर जाती है उतना ही सोडियम जो होता है वो सेल के अंदर आ जाता है और सोडियम को फॉलो करता हुआ कुछ वाटर भी सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये है हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज्म। अब CFTR में क्या होता है, हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जब क्लोराइड चैनल होंगे, ये वाले जो क्लोराइड चैनल होंगे, ये क्लोराइड चैनल होंगे वो एब्सेंट होंगे। जब ये क्लोराइड चैनल एब्सेंट होंगे तो अब क्या होगा, अब क्लोराइड होगी वो बाहर नहीं जाएगी, क्लोराइड होगी वो सेल के अंदर रहेगी, सेल के अंदर रहेगी। जब सेल के अंदर क्लोराइड रहेगी, यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पे क्लोराइड सेल के अंदर रहेगी, ये वाले सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर क्लोराइड रहेगी। अब सेल के अंदर क्लोराइड प्रेजेंट होगी तो अब क्या होगा, अब क्लोराइड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज। जब क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अब क्या होगा, अब सोडियम जो होगा इसको फॉलो करता है, नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सोडियम नेगेटिव जो होता है इसको अट्रैक्ट करेगा, सोडियम को, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम जो होगा वो बहुत ज़्यादा सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सोडियम सेल के अंदर आ जाएंगे, सोडियम सेल के अंदर आ जाएंगे, ओके, सेल के अंदर सोडियम आ जाएंगे और उसको फॉलो करता हुआ वाटर भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, ठीक है, वाटर भी आ जाएगा। तो सेल जो होगा, सेल का साइज इंलार्ज कर देगा, ठीक है, सेल का साइज इंलार्ज कर देगा और यहाँ पे हमारे पास जो ल्यूमिनल साइड होगी ये वाली, यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आना था और उसने जो सिक्रेशन थी म्यूकस, जो म्यूकस था उसको थिन करना था, तो अब वो म्यूकस सिक्रेशन होगी वो थिन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सारा वाटर जो होगा सोडियम को फॉलो करता हुआ वाटर भी आ गया, तो यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेशन होगी वो थिक सिक्रेशन हो जाएगी। जब इधर थिक सिक्रेशन होगी तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे, ये क्या करवाएंगे, थिक सिक्रेशन से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ल्यूमिन इसका नैरो हो जाएगा। जब भी पीछे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसके पीछे क्या होता है, इंक्रीज रिस्क होता है किसका, इन्फेक्शन का, किसका, इन्फेक्शन का, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना हमारे पास ब्रोंकाई की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो उसकी साउंड होगी ना उसमें वीजिंग होगी, ठीक है, वीजिंग साउंड सुनाई देगी। जब भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो कफ रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसको कफ होगी, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, वीजिंग होगी, कफ होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से इसकी जो वाल होगी, इसकी वाल होगी ये डैमेज होगी और इसकी वजह से ये डायलेट कर देगी, डायलेट कर देगी, जैसे ब्रोंकियोक्लेसिस हो सकता है इसको,
एक्टेसिस, ठीक है, ब्रोंको एक्टेसिस, ठीक है। तो ये आपने कुछ जनरल से कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि आपने जो मोस्ट कॉमन होता है इसको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, वीजिंग होती है, कफ होती है, और इसको जो होता है ब्रोंको एक्टेसिस हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस। तो ये इसको जो होते हैं रेस्पिरेटरी इसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जब जो हमारे पास जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अब उसकी आगे जो होगा वो उसको आगे जो होगा वो सही से ऑक्सीजन होगी उसकी एक्सचेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है, ऑक्सीजन होगी वो सही से एक्सचेंज नहीं होगी, तो ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से और यहाँ पे उसको जो सही से उसका एक्सचेंज भी नहीं हो रही, और उसका जो होगा वो जिसकी वजह से क्या होगा उसको डिस्निया होगा, क्या होगा, डिस्निया होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसको साइनोसिस भी हो जाएगा, ठीक है, साइनोसिस भी होगा, और उसके बाद उसको जब ऑक्सीजन कम होती है उसकी जो नेल होती है उसकी क्लबिंग हो जाती है, क्लबिंग ऑफ नेल होती है, ठीक है, क्लबिंग ऑफ नेल। तो देखें जो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट होता है उसका जो उसमें अगर उसके रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है वो इन्वॉल्व होता है तो उसको कौन से सिम्टम्स आते हैं, देखें उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। तो आपने देखना है उसको जो होता है वो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा उसको वीजिंग होती है, वीजिंग साउंड सुनाई देती है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होगी तो उसको वीजिंग होगी, ठीक है, कफ होगी, और उसके बाद ब्रोंको एक्टेसिस का इसको हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अब उसको जो होगी वो सांस सही से उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसका ल्यूमन जो होगा ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ उसको जो होगा वो सही से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रही होगी, उसको डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे साइनोसिस होगा बॉडी में और क्लबिंग ऑफ द नेल होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक की जब इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में। अब देखें उसके अलावा जीआई ट्रैक इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जीआई ट्रैक की ये देखें जीआई ट्रैक इन्वॉल्वमेंट होगी, तो जब जीआई ट्रैक इन्वॉल्वमेंट होगी तो यहाँ पे म्यूकस लगा हुआ है, तब म्यूकस ने इधर म्यूकस सिक्रेट करना था, म्यूकस सिक्रेट करना था, और ये जो म्यूकस सिक्रेट करना था इसके अंदर हमारे पास क्या होना था, इसके अंदर भी वही मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वही मैकेनिज्म होता है जिसकी एपिथेलियम होती है, उधर से जो क्लोराइड रिलीज होता है, और हमारे पास होता है बाकी वापस कौन सा जाता है, बाकी अगर हम इधर से लेमन की बात करें तो ये देखें क्लोराइड रिलीज होता है, यहाँ पे हमारे पास ल्यूमन हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेल लगे हुए एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये देखें यहाँ से क्लोराइड रिलीज होना होता है, क्लोराइड ल्यूमन के अंदर जाता है और ये म्यूकस को थिन करता है, और सोडियम जो होता है वो इधर जितना क्लोराइड बाहर जाता है उतना ही सोडियम आता है और वाटर भी आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें क्लोराइड जब बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे ये जो चैनल है ये चैनल ही एब्सेंट है, क्लोराइड बाहर नहीं जाएगा, और उसको फॉलो करता हुआ हमारे पास सोडियम आएगा, बहुत ज़्यादा सोडियम हो जाएगा, सेल के अंदर सोडियम हो जाएगा, सोडियम सोडियम सोडियम, और उसके साथ वाटर भी हो जाएगा, वाटर भी आएगा, वाटर भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेल का साइज भी इंक्रीज करेगा, और इधर से हमारे पास क्लोराइड नहीं होगा तो ये वहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेशन होगी वो थिक हो जाएगी, थिक म्यूकस सिक्रेशन होगी, जिससे क्या होगा जब न्यू नेट होगा, जब उसकी बच्चे की बर्थ होगी, न्यू बॉर्न होगा, तो उसको क्या होगा, न्यू बॉर्न होगा तो न्यू बॉर्न को क्या होगा, न्यू बॉर्न जो होगा उसको क्या होगा, मिकोनियम माइलिस होगा, मिकोनियम आइलियस, ठीक है, मिकोनियम माइलिस होगा। और ये जो स्टूल होता है ना, अनएबल टू पास पास टू विद इन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स के अंदर वो जो होगा वो स्टूल अपनी पास नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको मिकोनियम आइलियस है, जो फर्स्ट स्टूल होती है उसे कहते हैं मिकोनियम, और ये होगा इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी क्योंकि आगे जो होता है वो थिक सिक्रेशन है जिसकी वजह से मिकोनियम पास नहीं कर रही, इसे कहते हैं मिकोनियम आइलियस, ठीक है, मिकोनियम आइलियस, ओके, मिकोनियम आइलियस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और जो होता इसकी जो होता हमने देख इसका डायग्नोज कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या होता है इसमें देखें, अनएबल टू पास स्टूल होगा विद इन 48 आवर। तो जब वो बच्चा पैदा हो, जब उसकी न्यू बॉर्न होगा तो उसकी जो कि स्टूल विद इन 48 आवर के अंदर स्टूल होती है वो पास हो जानी चाहिए, जो फर्स्ट स्टूल है जो मिकोनियम है। बट इस बेबी के अंदर होगी स्टूल 48 आवर में स्टूल जो पास नहीं होगी, ठीक है। तो फिर हमने जाना होता है कि इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस या कोई और डिजीज की तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा देखें पैंक्रियाटिक जो सिक्रेशन होगी वो भी थिक होंगी। तो देखें पैंक्रियाटिक सिक्रेशन होगी, ये हमारे पास जो है लिवर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाटिक सिक्रेशन होगी वो भी थिक होंगी। जब पैंक्रियाटिक सिक्रेशन थिक होंगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो होगी पैंक्रियाज के एंजाइम्स होंगे वो जो होंगे वो आगे जो होंगे सिक्रेशन थिक होंगी तो वो पैंक्रियाज के एंजाइम होंगे वो हमारे पास जीआईटी में नहीं आएंगे। जब जीआईटी में नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, पैंक्रियाटिक इसे कहते हैं पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, ठीक है। पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होगी उसको क्रोनिक पैंक्रियाटिस का रिस्क भी हो सकता है। जब भी पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होगी तो अब पैंक्रियाज का फंक्शन क्या था, पैंक्रियाज में फैट सॉल्युबल विटामिन थे उनकी जो होती है वो अब जो होती है उनको फैट्स जो होती है जो फैट होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन करवानी है। तो अब उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उनकी जब अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो क्या होगा, फिर इसके बाद उसको डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन के, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है, इनकी होगी डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन ए, डी, ई एंड के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई एंड के की डेफिशिएंसी होगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा पर्सन का, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये था हमारे पास जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो अब इसकी वजह से क्या होगा, उसको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, नाइट
ब्लाइंडनेस होगा। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे को क्या हो जाएगा, रिकर्स होगा, रिकर्स होगा, ठीक है। और उसके बाद ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, रिकर्स ऑस्टियोमलेशिया होगा। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसको न्यूरोपैथी होगी, न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरिफेरल जो नर्व होती हैं उनके लिए हमारे पास रोल प्ले करती है कौन, विटामिन ई, तो न्यूरोपैथी होगी उसको। और विटामिन के की डेफिशिएंसी उसको क्या हो जाएगा, विटामिन जो के होता है ये फैक्टर हमारे पास होता है, कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन करता है। तो अब उनकी प्रोडक्शन ही होगी तो उसको क्या हो जाएगा, उसको ब्लीडिंग होगी, उसको क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी। तो ये है कॉम्प्लिकेशन। ये किसकी कॉम्प्लिकेशन है, अगर उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट है, उसको पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी होने की वजह से विटामिन ए, ठीक है, विटामिन जो होता है हमारे पास विटामिन ए, ओके, विटामिन ए, डी, ई एंड के की डेफिशिएंसी होगी। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो उसको जो होगा नाइट ब्लाइंडनेस होगा। डी की डेफिशिएंसी से उसको रिकर्स ऑस्टियोमलेशिया होगा। ई की डेफिशिएंसी से उसको क्या हो जाएगा, उसको न्यूरोपैथी होगी। और विटामिन जो के की डेफिशिएंसी से उसको क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये पॉइंट जो है याद रखना है। अब उसके बाद देखें, ये था हमारे पास जीआईटी का। अब जीआईटी में उसके अलावा हमारे पास जीआईटी में लीवर जो होता है, लीवर, ठीक है। तो देखें ये है लीवर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आती हैं, ये हमारे पास लीवर होता है, हमारे पास बाइल डक्ट आ रही है। तो जब बाइल डक्ट आती है तो हमारे पास बाइल होगी, ये इसकी ये भी थिक होगी, बाइल थिक होगी। तो यहाँ पे बाइल होगी वो स्टेसिस होगी। जब बाइल की स्टेसिस होगी तो बाइल आगे पास नहीं करी, तो इधर लीवर के अंदर पीछे बाइल पूल करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको सिरोसिस हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बिलरी सिरोसिस, बिलरी सीरोसिस। अब ये जो सारी रीजंस हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, ये हमारे पास जो क्लोराइड चैनल है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो नहीं बन रहा, वो मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो जो है क्लोराइड होगा वो बाहर नहीं आ रहा, उस सिक्रेशन को थिन नहीं कर रहा, ठीक है। और बाहर नहीं आ रहा। और उसके अलावा जो होती है हमारे पास जब वो बाहर नहीं आता तो उसको फॉलो करते हुए वाटर और सोडियम अंदर चला जाता है। सेल के अंदर जब सोडियम अंदर चला जाता है, जो हमारे पास ल्यूमन में वाटर और वाटर होता है, वो वाटर जो सारा सोडियम को फॉलो करता हुआ सेल में आ जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पे जो सिक्रेशन होती हैं वो थिक हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी जो रीज़न है, ये हमारे पास जो काज है जिसकी वजह से जो होता है वो थिक सिक्रेशन हो रही है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने जो है याद रखना है, ओके। अब देखें उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास उसके अलावा होते हैं, जो फीमेल होती है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है हमारे पास उसके तो जो उसकी सर्विस होती है, देखें फीमेल है, उसकी जो सर्विक्स होगी ना, सर्विस होगी, उसके उधर से सिक्रेशन होगी, वो थिक सिक्रेशन होगी, क्या होगी, थिक सिक्रेशन होगी, थिक सिक्रेशन होगी। तो यहाँ से स्पर्म जो है आगे पास नहीं करेगा, तो उसको कहा जाएगा इनफर्टिलिटी होगी, इनफर्टाइल होगी, इनफर्टाइल फीमेल होगी, ठीक है, इनफर्टाइल फीमेल होगी। और अगर मेल की बात करें, मेल की, ठीक है, तो मेल की बात करें तो मेल का जो होगा ना, इसके अंदर वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस होता है, वो डेफिशिएंट होता है उसकी, वो होता है एब्सेंट होता है। ये हमारे पास टेस्टीज हैं, ठीक है, टेस्टीज हैं, यहाँ पे हमारे पास होती है रेटी टेस्टी, और ये हमारे पास एपिडिडमस होती है। ये हमारे पास क्या है, एपिडिडमस। और यहाँ से हमारे पास निकलती है, ये हमारे पास क्या जो होती है, हमारे पास वास डिफरेंस। तो ये हमारे पास जो वास डिफरेंस होगी ये एब्सेंट होगी, वास डिफरेंस एब्सेंट होगी। यहाँ से टेस्टीज ने अब टेस्टोस्टेरोन बनाना था, स्पर्म की प्रोडक्शन करनी थी, ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन करनी थी, स्पर्म ने वास डिफरेंस के थ्रू आगे जाना था, ठीक है, आगे जाना था, ठीक है, वास डिफरेंस के थ्रू। अब यहाँ पे वास डिफरेंस है, यही एब्सेंट है। जब वास डिफरेंस ही एब्सेंट होगी तो फिर क्या होगा, वास डिफरेंस एब्सेंट होने की वजह से जो होगा उसको स्पर्म जो होगा आगे पास नहीं करेंगे, तो ये मेल होगा, ये भी इनफर्टाइल होगा, इनफर्टिलिटी होगी इसको, और इसकी होगी एस्पर्मोजेंसी, ठीक है, एस्पर्मिया होगा, ठीक है, इनफर्टिलिटी होगी इसको भी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखें, अब ये तो था हमारे पास जो थिक सिक्रेशन थी। इसके अलावा अब अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें तो उसमें थोड़ा सा जो होता है वो मैकेनिज्म डिफरेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में। देखें स्वेट ग्लैंड, ये हमारे पास है स्वेट ग्लैंड, देखें ये स्वेट ग्लैंड की पिक्चर है। तो ये हमारे पास है, ये सेक्रेटरी कॉइल है, ये वाला, ये क्या है, ये वाला जो है सेक्रेटरी कॉइल है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सेल लगे हुए हैं और ये हमारे पास डक्ट है, ठीक है, डक्ट है, ये यहाँ ऐसे हमारे पास ये डक्ट है और ये हमारे पास आगे कॉइल है जिसे लोब्यूल भी कहते हैं, ठीक है। और ऊपर हमारे पास होता है, ओपन होता है ग्लैंड, ठीक है, डक्ट ओपन होती है, तो यहाँ पे डक्ट ओपन होती है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो क्लोराइड होता है हमारे पास, जो लोब्यूल होता है, जो सेक्रेटरी कॉइल होता है, यहाँ से क्लोराइड होता है, वो क्लोराइड होता है लोब्यूल, इसके अंदर आता है, ल्यूमन के अंदर आता है, ठीक है, ल्यूमन के अंदर आता है, क्लोराइड होता है वो ल्यूमन के अंदर आता है, सेल से ल्यूमन में आता है। और उसके अलावा सेल से ल्यूमन में आता है, और जो वाटर होता है और सोडियम होता है वो भी सेल से ल्यूमन में आ जाता है, ठीक है। और जब सेल से ल्यूमन में, ये देखें सोड वाटर हो गया, क्लोराइड और सोडियम हो गया, ये सेल के अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है, ल्यूमन के अंदर आ रहा है। और यहाँ से ये डक्ट से पास करते हैं, जब डक्ट से पास कर रहे होते हैं तो क्लोराइड, और क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड चैनल से इसने दोबारा वापस रीअब्जॉर्ब होना था, दोबारा वापस रीअब्जॉर्ब होना था, ठीक है। तो दोबारा वापस रीअब्जॉर्ब होता है, ओके, दोबारा वापस रीअब्जॉर्ब होता है, इसको फॉलो करता हुआ, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फॉलो करता हुआ सोडियम चैनल से सोडियम जो होता है वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, सोडियम चैनल से सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एक मिनट दोबारा देखें, यहाँ से देखें ये क्लोराइड है,
क्लोराइड, इसने जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होना होता है दोबारा डक्ट के अंदर, और सोडियम इसको फॉलो करता हुआ वो भी रीअब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ पे जब जब क्लोराइड चैनल ही एब्सेंट होंगे, क्लोराइड चैनल नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्लोराइड होगा उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम जो होगा वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सोडियम को फॉलो करता है वाटर, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको स्वेटिंग होगी, इंक्रीज स्वेटिंग, स्वेटिंग होगी, और वो स्वेटिंग के अंदर क्या होगा, क्लोराइड का लेवल होगा वो ज़्यादा होगा, और वो साल्टी स्वेटिंग होगी, साल्ट, क्योंकि उसके अंदर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होगी, तो उसकी जो स्वेटिंग होगी वो साल्टी होगी, और उसके अंदर क्लोराइड का लेवल होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट के अंदर क्या होता है, वो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और वो साल्टी स्वेटिंग होती है, ठीक है, क्लोराइड का अमाउंट उसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसको हम बुक से रीड करते हैं। देखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जो पेशेंट होता है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर मैं आप जल्दी सब करवाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बड़ा हो जाना। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये वाला हमारे पास, इसके अंदर CFTR जीन की म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर होती है, और ये क्या करती है, क्लोराइड चैनल की प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब इसके मन इसमें देखें, उसके अलावा देखें, जो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होती है। अगर न्यू बॉर्न की बात करें, तो न्यू बॉर्न जो नियोनेट होता है, इसमें मिकोनियम आइलिस होता है, उसको मिकोनियम जो होती है वो पास नहीं करती, ठीक है, विद इन 48 आवर मिकोनियम पास नहीं करेगी, मिकोनियम आइलिस होता है। पेशेंट होता है लेस देन 1 ईयर, जिसे हम इन्फेंट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है, जिसमें उसको कफ होगी, वीजिंग होगी, और रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा उसको जो होता है वो पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी होने की वजह से उसकी फैट जो होगी वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, जिसकी वजह से उसको स्टीटोरिया होगा, जो होगा ना डायरिया होता है विद फैट, उसे हम कहते हैं स्टीटोरिया, ठीक है, डायरिया स्टूल के अंदर आए, सॉरी फैट स्टूल के अंदर आए तो उसे हम कहते हैं स्टीटोरिया, ठीक है। और फेलियर टू थ्राइव होगा, वो जगह वो अपनी जगह ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर की एज के बाद उसको क्या होता है, काज पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी होने की वजह से उसको विटामिन A, D, E एंड K की डेफिशिएंसी होती है, और उसके अलावा उसको जो होती है वो जो होता है स्पूटम की प्रोडक्शन होती है। अब उसके बाद देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ये जो MCQs है अभी मैं बताने लगा हूँ आपको। देखें, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखें MCQ इसमें क्या है कि इंडिविजुअल जो होता है इफेक्ट करता है, उसमें जो होता है ऑब्स्ट्रक्शन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जिसकी वजह से उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली इसको जो इन्फेक्शन होते हैं वो सूडोमोनास। अडल्ट की बात करें तो उसको जो कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो इन्फेक्ट करता है, वो सूडोमोनास होता है, आर्जिनोसा। और जो हम अगर बच्चों की बात करें जो हमारे पास होते हैं, उनमें कौन सा जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है वो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है, ठीक है, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। तो विद सब्सिक्वेंट साइनोसिस होता है, और डिजिटल क्लबिंग होती है। तो मैंने आपको बताया था ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसको जो होगा ऑक्सीजन की जो होगी सही से सप्लाई नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको साइनोसिस होगी और डिजिटल क्लबिंग होगी, ठीक है। क्लोराइड क्रोनिक कफ होगी। उसके अलावा देखें, उसको जो होता है आपने याद रखना है, उसको हाइपर, उसके अंदर नेजल पॉलिप्स होते हैं, और साइनोसाइटिस होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इस पेशेंट की एसोसिएशन है इसके साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब देखें, पेशेंट होता है पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी हो जाती है, उसको GIT के सिम्टम्स आते हैं, पैंक्रियाटाइटिस होता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है इसको, ठीक है। उसके अलावा इसको फ्लैटुलेंस होता है, जब उसकी स्टूल के अंदर होगा, उसके स्टूल में जो होगा वो फैट जो होगी अब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसको फ्लैटुलेंस होगा। तो फ्लैटुलेंस होगा, जो उसकी एयर जो होगी वो जो होती है वो रेक्टम के थ्रू जो होती है खारिज होती है, ठीक है। फ्लूटुलेंस होगा, ग्रासी स्टूल होगी। उसके अलावा उसको और क्या होगा, उसको बिलरी सिरोसिस होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिलरी सिरोसिस जॉन्डिस हो सकती है, और एसोफेजियल वेरिसिस, तो ये भी इसका जो होता है रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी ये मोर देन इनफ है। देन उसके बाद देखें, अगर एडिशनल सिम्टम की बात करें, तो अब पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी होने की वजह से उस बंदे को पैंक्रियाटिक जो होता है उसको जो होता है बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी पैंक्रियाज के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगी, ओके। उसके अलावा विटामिन A, D एंड K की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको नाइट ब्लाइंडनेस A की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, रिकट्स होगा। डी की डेफिशिएंसी की वजह से नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी होगा, उसको ई की डेफिशिएंसी की वजह से, और कोगुलोपैथी होगी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट है, अब देखें डायग्नोज, इसका डायग्नोज कैसे करते हैं। तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट हमारे पास कौन सा है, जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो ये देखें बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो हमारे पास है वो है स्वेट क्लोराइड टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसको जो होता है इस पेशेंट को जो होता है हम इनको जो होता है क्लोराइड पाइलोकार्पिन देते हैं। पाइलोकार्पिन से क्या होता है, उनकी स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, और फिर इसके बाद हम क्लोराइड के अंदर हम क्या करते हैं, स्वेट के अंदर क्या चेक करते हैं, स्वेट जो होता है उसका हम क्लोराइड की जो अमाउंट होती है उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट होता है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है बेस्ट इनिशियल टेस्ट। और MCQ आता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है। तो ये जो MCQ है ये आपने जो है ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास कौन सा होता है। तो इसमें आप देख लें हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है इसका, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो है ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनो
अगर ट्रिप्सिनोजन का लेवल हाई होगा नियोनेट के अंदर तो उसको क्या हो जाएगा, उसको हम डायग्नोज बना लेंगे, इसका जो डायग्नोज कंफर्म हो जाएगा। इसको क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये आपने याद रखना है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ओके, देन उसके बाद अब इसका जो होता है, इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट में देखें, ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, उसका जो होता है टेस्ट जो होता है, हमने स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। जो भी उसका जो होता है, उसको कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना होता है। तो अब देखें, उसका पल्मरी जो होता है हमारे पास, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए हमने उसको जो होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है, उसको चेस्ट की फिजियोथेरेपी करें, चेस्ट की फिजियोथेरेपी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद उसको उसको ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको ब्रोंको डायलेटर देंगे, बीटा एगोनिस्ट वगैरह, ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर देते हैं। देखें इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, ब्रोंको डायलेटर देते हैं, ओके, ब्रोंको डायलेटर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम एंटी स्टीरॉइड देते हैं, स्टीरॉइड्स भी देते हैं। अगर उसको सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो फिर हम स्टीरॉइड्स भी देंगे साथ। और इसके अलावा हम उसको जो है, अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमने क्या देना होता है, उसको एंटीबायोटिक देना होता है प्रिवेंशन के लिए, और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देना होता है। तो एंटीबायोटिक होता है, हमने जो है अडल्ट के अंदर हमने कौन सा एंटीबायोटिक देना होता है, अडल्ट में जो होता है एंटीबायोटिक हम देते हैं। देखें एंटीबायोटिक हम जो होता है, अगर वो जो होता है वो फीटस होते हैं, हमारे पास चाइल्ड है, ठीक है, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के अंदर हमने एंटीबायोटिक देना होता है, वो देना होता है जो स्टैफ ओरेस को कवर करे, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट कॉमन होता है स्टैफ ओरेस होता है। तो इसके लिए हम देते हैं वैंकोमाइसिन, ठीक है, वैंकोमाइसिन देते हैं। और अगर हम बात करें अडल्ट की, अडल्ट के अंदर हम कौन सी देते हैं, अडल्ट के अंदर सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है मोस्ट कॉमनली, सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है। वो किसका इन्फेक्शन होता है, वो सूडो वो जो होता है सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है। किसका होता है, सूडोमोनास का। तो इसके लिए हमने कौन सी एंटीबायोटिक देनी होती है, तो इसके लिए हम जो एंटीबायोटिक देते हैं इनको, तो वो जो एंटीबायोटिक होती है वो देखें हमारे पास, हम इनको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ड्रग्स होती है, न्यूबलाइज करते हैं। तो उससे हम किससे करते हैं, हमारे पास ट्यूबरामाइसिन होती है, ट्यूबरामाइसिन होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होती है, तो ये हमारे पास हो गया। हमारे पास फोर्थ पे ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होती है, हमने होता है डीएनएस देना था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी ये हमारे पास क्या होता है, डीएनएस होता है। ये जो होता है हमारे पास डीएनएस होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस देते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो ड्रग होती है ना हमारे पास, जो यहाँ पे ल्यूमन के अंदर जो म्यूकस थिक होता है, उसके अंदर जो डीएनएस होता है डिस्ट्रक्शन करवा देती है, जिसकी वजह से म्यूकस होता है वो थिन हो जाता है और इस तरह होता है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डीएनएस देते हैं फोर्थ। उसके अलावा और क्या और कौन सी ड्रग्स होती है हम दे सकते हैं, और जो हमारे पास जो ड्रग होती हैं, तो देखें और जो ड्रग है हमारे पास, वो हमारे पास ड्रग कौन सी है, तो वो हमारे पास तो कुछ न्यू ड्रग्स हैं, ल्यूमिक एफ्टर, ठीक है, ल्यूमिक कैफ्टर। जो ल्यूमिक कैफ्टर होती है ना, ल्यूमिक कैफ्टर ड्रग होती है। अब जो ल्यूमिक कैफ्टर होती है ड्रग, ल्यूमिक कैफ्टर जो हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल सेल है और सेल से हमारे पास यहाँ से हमारे पास होती है प्रोडक्शन हो रही है जीन की, क्रोमोसोम से। तो प्रोडक्शन हो रही है किसकी, जो होती है CFTR की, CFTR की, और ये मिस फोल्डेड हो जाती है। तो इसकी जो होती है मिस फोल्डेड को करेक्ट करती है, कौन सी ल्यूमिक कैफ्टर होती है हमारे पास, ये मिस जो होती है करेक्ट करती है मिस फोल्डेड को, और उसके बाद इसको पुट करवाती है क्लोराइड चैनल को, कहाँ पे, ल्यूमन के ऊपर, ठीक है, ल्यूमन के ऊपर जो सेल का जो होता है ल्यूमनल साइड के ऊपर, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर पुट कराती है क्लोराइड चैनल को। तो ये इसका फंक्शन होता है ल्यूमिक कैफ्टर का। ल्यूमिक कैफ्टर का क्या फंक्शन होता है, एक तो इसका जो फंक्शन होता है ल्यूमिक कैफ्टर का, वो क्या करती है, ये एक तो करती है हमारे पास करेक्ट करती है, करेक्ट मिस फोल्ड, ठीक है, मिस फोल्डिंग करेक्ट करती है। उसके अलावा ये होती है पुट करवाती है किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोराइड चैनल को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा एक और ड्रग है हमारे पास, ईवा कैफ्टर, ठीक है, ये भी हम साथ देते हैं इसके, ईवा कैफ्टर ड्रग, ओके। ईवा कैप्टर होती है हमारे पास, जो सेल्स होते हैं, ये देखें, ये हमारे पास लिमिनल साइड है, यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होती है क्लोराइड चैनल लगे होते हैं, तो इनकी एक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्लोराइड चैनल की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड चैनल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो देखें हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो कौन सा है, तो वो देख लें। जो ट्रीटमेंट होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, ब्रोंको डायलेटर देते हैं अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, स्टीरॉइड देते हैं अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसको एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक हमारे पास कौन सी होती है, अगर चिल्ड्रन है उसका इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको जो स्टैफ ओरिस है इसको कवर करने के लिए हम वैंकोमाइसिन देते हैं,
उसके बाद अडल्ट अगर सूडोमोनास होता है उसमें हम तो ट्रोब्रामाइसिन वगैरह एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। जो सूडोमोनास का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है अडल्ट के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग ऑप्शन होती है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, डीएनएस देते हैं। डीएनएस जो होते हैं हमारे पास ये क्या करते हैं, डीएनएस जो होते हैं ये जो होते हैं हमारे पास होते हैं डीएनएस जो होते हैं ये जो होते हैं ना ल्यूमन के अंदर जो थिक सिक्रेशन होती है म्यूकस उसको थिन कर देते हैं डीएनए की डिस्ट्रक्शन करवा के, जिससे कहता है वो इजीली एक्सक्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यू ड्रग्स हैं, लीमा कैप्टर होती हैं, लीमा कैप्टर होते हैं करेक्ट करते हैं मिस फोल्डेड को। और ये हमारे पास होते हैं सेफ्ट जो सेफ्टी जीन होती है इसकी मिस फोल्डिंग को करेक्ट करती हैं। और इसके अलावा ईवा कैप्टर होती है, ये क्लोराइड चैनल होते हैं, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देती है, इनकी एक्टिविटी को क्या करवा देती हैं, इंक्रीज करवा देती हैं। तो ये था हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, न्यूबलाइज कर सकते हैं हाइपरटोनिक लाइन से। हमारे पास और ऑप्शन क्या है, 6 पे हमारे पास न्यूबलाइज हाइपरटोनिक सिलाइन। तो ये था हमारे पास इसका ये सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसका ट्रीटमेंट डायग्नोज सब कुछ इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी जो